हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 जो कि है 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी का। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर समझाने में मैं आपको सक्षम हूँ और आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दरअसल यहाँ क्या है ना कि यहाँ आपको वायु के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, इस पाठ में, इस अध्याय में। क्यों? क्योंकि अब ये जो हम वायु वाला चैप्टर यहाँ पर करेंगे तो इसमें आपको ये बताया है कि आपके वायु के संगठन कैसा है। सबसे पहली बात तो ये कि उसमें आपको क्या क्या मिलता है। जैसे आपको ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। तो इस तरह से किस तरह से ये गैसेस से बना हुआ है। और दूसरा ये आपकी जो हवा है कहाँ स्थायी रूप से चल रही है, कुछ आपकी अस्थायी रूप से कभी कभी जैसे सीजन के हिसाब से आती है, मौसम के हिसाब से आती है। फिर हम देखेंगे कि वायु किस तरह से वर्षा को लाने में सक्षम है, कहाँ किस तरह से किस किस तरह की वर्षा आपकी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्या बताया गया कि आपको पता है, क्या पता है कि हमारी ये जो पृथ्वी है ना, चारों तरफ इसकी क्या है, एक वायु की घनी सी चादर है। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम कहते क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये जो वायुमंडल कहा जाता है। अब ये जो पृथ्वी है ना, यहाँ पर इसी वायुमंडल की वजह से जीवन संभव है। ठीक है, एक तो पानी है यहाँ पर, दूसरा क्या है, यहाँ पर आपका हवा जो है आपके सांस लेने में आपकी काफी मदद करती है। तो पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। फिर सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी यह हमारी रक्षा करती है। यही सुरक्षा की ये जो चादर है ना हो तो होगा क्या, हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जलकर मर जाते और रात के समय क्या होता तो ठंड से जमकर मर जाते, अगर आपके यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता तो। ओके, अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है, तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए जानना कि पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करने में ये काफी सक्षम है। अब वायुमंडल का संगठन कैसा है, तो चलिए जरा देख लेते हैं कि वायुमंडल में आपको क्या मिलता है। देखिए, सबसे ज्यादा तो आपको नाइट्रोजन मिलती है, 78%, यानी कि 78% जो है यहाँ नाइट्रोजन है। इसके बाद जो है वो क्या है, ऑक्सीजन, जो कि हमारे सांस लेने में काफ़ी हमारी मदद करती है। हम ऑक्सीजन के मतलब सांस जो लेते हैं वो ऑक्सीजन ही होती है। अब 78 और 21 का अगर मैं टोटल करूँ ना, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 99%। इसके अलावा भी और बहुत सी गैसेज हैं, 99% तो आपकी ये है। बाकी है जैसे कि ऑर्गन आपका 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और जो बाकी की सभी गैसेज हैं ना वो 0.04% इसमें आती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ ना वायु का संगठन पढ़ने के साथ 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 में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया हुआ है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन पहले हम वायुमंडल का संगठन की तरफ चलते हैं। तो कह रहे क्या आप जानते हो कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं ना, वो है क्या, तो वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। ठीक है, मिक्सचर है ये बहुत सी गैसेस का। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें दो ऐसी गैसें हैं जो कि बहुत बड़ा पार्ट है इसका, 99% बन जाता है। और इसमें है क्या, इसके अलावा जो है ना वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन, ये हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, और इससे अगर हम आगे देखें तो देखिए दो चीज़ें तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भारी मात्रा में है, सबसे ज़्यादा 78%, 78% आपकी नाइट्रोजन है, ये तो आप हमेशा याद रखें। इन गैसों के अलावा ना, मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके वायुमंडल में सिर्फ गैसेज हैं, इसके अलावा भी क्या है कि धूल के छोटे छोटे कण आपको इसमें दिखाई देते हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। और ये आपका जो 4.1 का ये जो चित्र है ना, ये कह रहे हैं आप इसको देखें तो आपको क्या पता चलता है कि आपकी गैसेस का कितना इसमें पार्ट है। अब वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं, हमने अभी देख चुके हैं, हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, 78% है इसमें। जब हम सांस लेते हैं ना, तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी चली जाती है। ठीक है, और फिर उसे हम क्या करते हैं, तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता है। वो सीधे क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं, तो मृदा और कुछ जो पौधों की जड़ें होती है ना वो उनको हेल्प करती हैं। और वो जो पौधों की जड़ों में क्या होता है, कुछ जीवाणु रहते हैं और वो उसका स्वरूप बदलकर उसे पौधों के यूज के लायक बनाते हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं कि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन तो नहीं ले सकते आपके पौधे, तो क्या करेंगे, मृदा और कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में
वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ नाइट्रोजन का जो किस्सा है वो आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको नहीं बताया जा सकता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन के बाद जो सेकंड आपका हिस्सा है ना आपके वायुमंडल में, वो किसका है? तो वो ऑक्सीजन का है। अब मनुष्य और पशु दोनों क्या करते हैं? सांस लेने में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। वो इन्हें कहाँ से मिलती है? वायु से मिलती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वो क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, मतलब पैदा करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। मतलब हम क्या करते हैं? सिर्फ ले रहे हैं, लेकिन पौधे क्या करते हैं? उनको छोड़ते हैं, बनाते हैं, बाहर देते हैं। तो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि अब होगा क्या? सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं? हम और पशु सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं। ऑक्सीजन आपको पता है कितनी परसेंट है ना? 21% है सिर्फ। तो ये इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस तरह से एक बैलेंस क्रिएट करते हैं आपके वायुमंडल में। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है? और अगर आप काटते भी हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है, सॉरी मैंने गैसें कह दिया। तो अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन छोड़ी। तो मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। देखिए, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वहीं इसके ठीक अपोजिट, ठीक उलट आपके जो हरे पादप यानी कि पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस क्रिएट होता है। ओके, तो मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना, ये पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। इसलिए ये पैराग्राफ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि संतुलन कैसे बना हुआ है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से क्या होता है? गड़बड़ा जाता है। हम जो बहुत ज़्यादा कोयले का यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में या खनिज का रूप कर रहे हैं, तो उससे ये थोड़ी गड़बड़ होती है। तो वो वायुमंडल में क्या करते हैं? प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। मतलब आप कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। मतलब आप नहीं, हम सभी मिलकर। तो परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो बढ़ा हुआ आयतन है ना, पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमारा एक ये छूट गया है साथ में, जो ये हमें बताते हैं कि क्या आप जानते हैं? तो क्या जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये पूरे आपकी पृथ्वी में फैल जाएगी, विकिरित करेगी और ऊष्मा को अपने यहाँ पर ये मतलब होल्ड करके रख लेती है एक तरीके से। और इससे क्या होगा? तो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में नहीं आता है तो शीशे के घर में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आजकल मैंने बहुत जगह क्या देखा है ना, ऑफिसेज वगैरह में, इवन दिल्ली में भी, कि ऑफिसेज बना दिए जाते हैं ग्लास के। अब ग्लास का आपने ऑफिस तो बना दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है कि सूर्य की किरणें जैसे ही इन ऑफिसेज में पड़ती हैं ना, तो सारी, जैसे विंडोज आपकी क्लोज हैं, आपने डोर क्लोज कर रखा है, तो ये विंडोज के थ्रू आपकी जो ग्लासेस के जो घर हैं उनके थ्रू पूरी आपकी आती तो सूरज की रोशनी प्रॉपर है, पूरी अंदर आएगी, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती है। और इससे वो रूम आपके इतने गर्म हो जाते हैं। तो सर्दियों के लिए तो शायद आपको थोड़ा ये ठीक भी लगे, पर गर्मियों में ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पैदा करती हैं। आप उन ऑफिसेज में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो एसी है वो यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या हुआ? बिजली आपने ज़्यादा खर्च की, एसी यूज़ किया इसलिए। तो एक तो आपने इन्वायरमेंट को इस तरह से आपने नेगेटिव इफेक्ट पहुंचाया। दूसरा, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके यहाँ पैदा हुआ है, मतलब इतनी गर्मी जो हुई है, तो इससे क्या है, आपको जैसी सफोकेशन हुई तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का गलत यूज़ किया। तो एक तो आपने ग्लासेस लगाए, दूसरा आपने इस तरीके से, मतलब पूरा आप हर तरीके से अपने इन्वायरमेंट को बस हार्मफुल बना रहे हैं। तो सिंपल सा क्या करना है ना, कि सिर्फ शोबाजी की तरफ ना जाएं, थोड़ा ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको जो यहाँ पर इमारतें बना रहे हैं या ऑफिस जो बना रहे हैं वो किस तरीके से बनाए जाएं। ठीक है, तो इनका स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल हम चलते हैं आगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। किसको? ये कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है,
अब अगर इसका अभाव होता तो क्या होता, मतलब हमने ये तो देखा कि ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। तो देखिए ये सिंपल सी बात यहाँ पर आपको बता दी गई है कि इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि यहाँ रहना असंभव हो जाता। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गैस बुरी है, ये पृथ्वी को रहने लायक भी बना रही है। तो इतनी ठंडी हो जाती कि आपका यहाँ रहना असंभव हो जाता, किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर इतना बढ़ जाता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, या हिंदी में कहते हैं भूमंडलीय तापन। और हिंदी के वर्ड्स ना हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को भी आजकल नहीं पता होते, वो भी इंग्लिश माध्यम के जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसलिए हमें ये एनसीईआरटीज़ को पढ़ना चाहिए, ताकि छोटी छोटी जो हमारी टर्म्स हैं वो हमें पता चलती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन। ठीक है, तो ये क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने ईंधन को जलाया और उससे क्या हुआ, आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ा। तो तापमान में इस वृद्धि के कारण होता क्या है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में भी जमी हुई बर्फ पिघलने लग गई है, और इसी के परिणाम स्वरूप अब जब बर्फ पिघलेगी तो होगा क्या, तो ये होता है कि आपके जो समुद्र का तल है ना वो आपका बढ़ रहा है, तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब समुद्र से पानी का लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी। हाँ जी, तो जल स्तर जब हमने बढ़ा दिया है तो जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है, तो दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप होगा क्या, तो पशु पौधे लुप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, और यहाँ जीवन एक तरह से असंभव होने लगेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये बैलेंस को बनाए रखना और इन सब की तरफ ध्यान देना। दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। हाँ, गर्म होगी तो क्या होगी, फैलेगी, और हल्की होकर ऊपर उठती है। पहले ये फैलेगी और देन ये ऊपर उठेगी। तो ठंडी वायु सघन अगर होगी, मतलब वायु जो ठंडी होगी ना, तो वो डेंस हो जाती है, सघन हो जाती है, भारी हो जाती है। और जब वो भारी हो जाएगी तो कोई भी चीज़ भारी होगी तो क्या होगी, सिंक करेगी, है ना, नीचे बैठेगी। तो इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। तो ठंडी हवा नीचे बैठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है। ठीक है, तो गर्म वायु के ऊपर उठने पर होगा क्या, आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए आ जाएगी। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। क्या होता है, इस प्रकार वायु चक्र आपका चलता रहता है। गर्म हवा ऊपर उठी, ठंडी हवा ने उसकी जगह ले ली, और इस तरह से पूरा चक्कर चलता रहेगा। ओके, चलो चलते हैं आगे। और आपको यहाँ बताया गया है वायुमंडल के बारे में, क्या कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं, वायुमंडल की संरचना कैसी है। देखिए आपको पता है 5 है, कौन कौन सी है, सबसे नीचे शोभ मंडल, दिन समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, बाह्य मंडल, और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, तो हमारी जो वायुमंडल है ना ये 5 परतों में विभाजित है। किसमें, 5 में। पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। अब पृथ्वी की सतह से जब हम आरंभ करते, जहां हम रहते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं ना, तो शोभ मंडल 1, समताप मंडल 2, मध्य मंडल 3, वायुमंडल 4 और बहिर्मंडल 5। और ये आपको चित्र 4.2 में दिखा भी दिया गया है, जो हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये शोभ मंडल जहाँ आप रह रहे हैं, फिर है आपका समताप मंडल, और फिर इसके ऊपर जो है आपका समताप सीमा है, एंड देन आपका आता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर अगर हम देखें तो है हमारा बाहर मंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है जी, तो अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो छोटी छोटी बातें इन्होंने हमें बताई हैं। तो शोभ मंडल क्या है ना, ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्यों, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई अगर आप देखोगे तो वो है 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे अब यहीं पर क्या क्या आपको घटनाएं देखने को मिलती है, मौसम की जितनी भी आपकी जो चेंजेस है ना, जो परिवर्तन है वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, ये सारी इसी परतों में होगी। ओके, फिर चलते हैं दूसरे मंडल की तरफ। अब इसकी ऊंचाई आपने देख ली 13 किलोमीटर तक है। फिर हमारा आता है समताप मंडल। क्या है, समताप मंडल। इसका जो शोभ मंडल है ना, ये शोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है वो है आपका समताप मंडल, और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितनी तक, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसी परत में क्या होता है कि बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग ये मुक्त होता है। तो आपके जो प्लेन्स वगैरह है ना वो इसी में उड़ते हैं। जहाज, हवाई जहाज जिसे हम कहते हैं, हवाई जहाज, नॉट जहाज। तो ये जो हवाई जहाज है आपके यहीं पर उड़ते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मौसमी संबंधी घटनाओं से ये टोटली मुक्त होता है। तो कहाँ उड़ते हैं, समताप में। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। आपकी जो ओजोन गैस की परत है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। वो किस में है, तो वो है आपकी समताप मंडल में। और देखें तो ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी क्या करती है, मतलब ओजोन गैस हमारी क्या करती है, तो सिंपल सी बात है, हमारी हानिकारक जो भी सूर्य की तरफ से जो किरणें आ रही हैं उससे हमें बचाती है। ओके, तो चलते हैं आगे, तीसरी की बात करते हैं। तीसरी लेयर या तीसरी परत जो है आपकी वो क्या है, वो है मध्यमंडल।
ओके, मध्यमंडल जो है ये तीसरी परत है, समताप मंडल के ठीक ऊपर है, बिल्कुल सही बात है। और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। कितने तक? 80। पहला था 13, देन 50 और उसके बाद 80। तो 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये फैली है। अंतरिक्ष में से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड है ना, इस परत में आने पर जल जाते हैं। क्या होते हैं? इस परत में जब आपके उल्का पिंड आते हैं तो वो जल जाते हैं। किसमें? मध्यमंडल में। फिर हम चौथी परत की बात करेंगे तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो क्या ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, दूसरा क्या है कि इसमें आपके उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। ओके, फिर हम चलते हैं फोर्थ यानी कि चौथी परत में, जो कि है आपकी बाहरी मंडल। क्या है? बाहरी मंडल। ये जो आपका बाहरी मंडल है ना, ये 82 कितना है? तो 480 से 400 किलोमीटर तक फैला है। बाहरी मंडल वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। अच्छा, वैसे भी ना आप ध्यान रखना कि हमारे जैसे हम क्षोभ मंडल की बात करें तो यहाँ क्या होता है, जितना आप ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान आपका बढ़ रहा होता है ना। वैसे तो जो भी है, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे बढ़ेगा। तो ये आपका हर लेवल पे क्या होता है, एक बार बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। इस तरीके से है आपका हर लेयर में। फिलहाल ये आपके आगे की एनसीईआरटीज में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ आप बस इतना ध्यान रखें कि ये चौथी लेयर की बात बता रहे हैं कि यहाँ तापमान क्या है? तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। कौन सा? आयन मंडल। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं चाहूंगी आप इसे ध्यान रखें। 80 से 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के लिए। वास्तव में होता क्या है, तो ये अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं चाहूंगी आप इसको भी ध्यान रखें। रेडियो संचार के कहाँ हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है मध्य में, सॉरी बाहर में। किसमें हो रहा है? बाहरी में। बाह्य मंडल में आपका जो है रेडियो संचार का जो काम है वो इस परत में किया जाता है। और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो भी रेडियो तरंगे हैं ना, इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, तो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो है ये आपकी परत काफ़ी यूज़ है, बाह्य मंडल। और उसके बाद है आपका सबसे बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। अब यहाँ पर पतली परत क्या है? क्योंकि हल्की गैसें जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो इस परत का काम ध्यान रखना है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन आपको बहिर्मंडल में देखने को मिलेगी। तो पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना आपने देख ली कि किस तरह से ये परतों में बटा हुआ है। और इससे पहले आपके वायुमंडल में आपने ये देख लिया था कि कौन कौन सी गैसेज हैं। अब हम चलते हैं और बात करते हैं क्या कि मौसम और जलवायु क्या है। मौसम और जलवायु क्या है? तो चलिए, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से आपको क्या बता दिया। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके मन में आते ना, तो कितनी ही बार हम ये कह रहे हैं कि हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय जब आपका वनडे मैच होता है कि भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि आज वर्षा होगी, हाँ, या आज धूप निकलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो कह रहे हैं यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जिसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। इससे अच्छा एग्जाम्पल देके आपको नहीं समझाया जा सकता। क्या कह रहे हैं? सिंपल सा, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि आप ऐसा माने कि आपका शरीर क्या है? रेडियो है, और ये जो है आपका दिमाग वो क्या है? स्पीकर है। तो वो मौसम है ना, वो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होता है? ये लाइन आप ध्यान रखें कि प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो मतलब हर दिन के जो चेंजेस हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? आज का मौसम कैसा है, ऐसे कहते हैं ना। तो हर दिन का जो आपका चेंज हो रहा है कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इस तरह की बात है। आज बारिश हो रही है नहीं। अच्छा, आर्द्र दिन है, मतलब या फिर गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। ओके, बिल्कुल सही बात है कि हमें गर्मी लगती है तो हमें लगता है ना उफ कितनी गर्मी है। तो अच्छा और हवादार मौसम क्या करता है? तो हमें आनंद देता है। तो और हम घूमने की योजना भी बना लेते हैं। गर्मी में कौन घूमने जाता है? रेयरली कोई घूमने जाता है। तो मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। मतलब ये कह रहे हैं जैसे नाटक होता है ना, बच्चे जैसे नाटक करते हैं, तो उसी तरीके से दिन प्रतिदिन आपका मौसम भी नाटक करता रहता है, हर दिन चेंज होता रहता है। किंतु अब जब दीर्घ काल तक में आप इसका देखते हैं कि हाँ भाई पर्टिकुलर किसी टाइम पर कहीं का किसी जगह का मौसम कैसा है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि किसी टाइम किसी जगह की जलवायु कहा जाता है। तो वही वो कह रहे हैं, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो आई होप आपको मौसम और जलवायु में फर्क समझ में आया होगा। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? ठीक है जी, तो चलिए जरा देखते हैं। कह रहे हैं कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है।
तो यहाँ इतनी गर्मी होती है। सोचिए अगर पूरा ही मिल जाता तो क्या होता, लाइफ यहाँ संभव नहीं होती, है ना। फिलहाल चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, जब हमने मौसम की और जलवायु की बात कर ली है तो हम चलते हैं तापमान की तरफ। किसकी तरफ? तापमान। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पर आप ये देखिए, तापमान ताप मापी से मापा जाता है। वायु दाब को हम वायु दाब मापी से नापते हैं। वर्षा मापी से हम वर्षा की मात्रा को मापते हैं। और वात दीर्घवर्षी से पवन की दिशा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पवन की दिशा दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ ये 4 पिक्चर्स है, तो चलिए जरा देख लेते हैं अब इनके बारे में क्या कहा गया है। कह रहे हैं आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हो ना, वह वायुमंडल का तापमान है। किसका तापमान है? हम हर दिन जो तापमान अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान है। वायु में मौजूद ताप और या फिर मतलब जो उसकी शीतलता होती है ना, के परिणाम को हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता, मतलब कितनी गर्मी है, कितनी उसमें शीतलता है, उसी का जो रिजल्ट है ना वो क्या है? वो है तापमान। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। आपने ये फील भी किया होगा, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। अब शीत ऋतु ठंडी होती है तभी हम उसे शीत कहते हैं, है ना। फिलहाल चलते हैं आगे और बात करते हैं कि आतपन क्या है। आतपन कह रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, कि कहां पर कैसा तापमान है, किस तरह से वितरित है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आतपन। तो ये आतपन को भी जरा आप लर्न कर ले, ये आपसे पूछा जा सकता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, मतलब जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तो वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो क्या है? वो है आतपन। ठीक है, क्या है? आतपन। तो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है आपका आतपन। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे कहते हैं आतपन। मतलब जितनी वो आई, जितनी कैलोरी यहाँ पर मिलती है, तो उसी हिसाब से आपका तापमान डिसाइड होता है कि कहाँ पर कितना है। अब ये आतपन यानी कि सूर्य तप जो है ना, की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आपको भी ये पता होगा कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, तो यहाँ से आप जितना ऊपर जाओगे, है ना, तो यहाँ इस वाले एरिया में तो हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, राइट। ये क्या है? भूमध्य रेखा। फिर ये है कर्क रेखा, पढ़ा था ना हमने पहले। ये है आपकी मकर रेखा। तो इससे ये कह रहे हैं कि जो आपकी भूमध्य रेखा है ना, इससे जितना आप विषुवत रेखा से जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे, उतना आपका ध्रुव की, ये आपका ध्रुव था ना, चाहे आप नीचे चले जाओ, चाहे ऊपर चले जाओ, चाहे नॉर्थ पोल चले जाओ, चाहे साउथ पोल चले जाओ, आपका जितना आप पोल की तरफ जाओगे उतना आपका तापमान घटता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हैं? क्योंकि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना वो ठंडा रहता है। जितना ठंडा है तो वहाँ पर आपकी सूर्य के तप नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से वो पूरा जम गया है। तो यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है ना, तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। ये भी आपने फील किया होगा कि गाँव में ना कंपेरेटिवली कम गर्मी होती है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें, किससे बनी हुई? एसाफेल्ट से बनी सड़कें या धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा को मुक्त करते हैं। तो नगर के भीड़ वाले जो ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है जी, ये सभी अपने पास ही मतलब उसे रोक के रख लेते हैं, वापस नहीं भेजते, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा ही गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नगरों का तापमान आपका ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू गाँव। ओके, चलते हैं आगे। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि क्या आप जानते हो तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तो वो है आपकी डिग्री सेल्सियस। क्या है? डिग्री सेल्सियस। अब इसका नाम डिग्री सेल्सियस क्यों पड़ा? सिंपल सी बात है, इसका जो आविष्कार किया ना वो किसने किया है? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, यानी कि जमता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबल जाता है। तो इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि पानी कितने डिग्री पर उबलता है और कितने पे जमता है। 0 पे जमता है, 100 डिग्री पर उबलता है। और इसका आविष्कार किसने किया? तो एंडर्स सेल्सियस ने किया था, और इसीलिए इस तापमान को मापने के मानक को हम डिग्री सेल्सियस के नाम से जानते हैं। चलते हैं और बात करते हैं वायु के दाब की, वायु के प्रेशर की। आपको पता है कि वायु भी प्रेशर डालता है, तो चलिए जरा देखते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा क्या कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, पूरे प्रेशर के साथ ऐसे करके बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब वायु जो है ना आपके ऊपर हर तरफ से दाब बना रही है, हर तरफ से प्रेशर बना रही है। तो यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, और
इसी का एक और बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी भी रिवर्स में क्या करती है, ऐसे करके फोर्स लगाती है। तो हमारी बॉडी ने भी फोर्स लगाया और वायु ने भी लगाया। ओके, तो इसीलिए ये आपको अनुभव नहीं होता है। और आगे चलें तो कहने की पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब ही वायु दाब कहलाता है। तो क्या है ये वायु दाब है क्या, कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर ये आपकी जो वायु है ये पूरा ऐसे करके अपना भार डालती है और उसी से ये दाब बनाती है, जिसे हम कहते हैं वायु दाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से करने लगता है। मतलब जितना आप हाइट पे जाएंगे ना, ये जो आपका वायु का जो दाब है वो घटने लगता है, कम होने लगता है। और जितना आप समुद्र स्तर पर रहेंगे ना, वहां पर वायु दाब आपको सर्वाधिक फील होगा, बहुत ज्यादा फील होगा, महसूस होगा। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा भी प्रभावित होता है। तो ध्यान रखना कि वायु दाब का ये जो क्षैतिज वितरण है ना, ये किससे प्रभावित होता है, ताप से। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, तो ये निम्न दाब वाला क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो जहां जितनी गर्मी होगी वहां पर वायु दाब कम होगा। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कैसे, अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, वायु गर्म हुई, मतलब जहां पर भी तापमान बहुत ज़्यादा है वहां पर वायु गर्म होगी। आपको पता है वायु गर्म होगी तो फैलेगी, ऊपर उठेगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठेगी, फिर उसकी जगह लेने के लिए कौन आ जाएगा, तो ठंडी वाली वायु आ जाएगी। और ये हवा जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वैसे वैसे वो ठंडी होती जाएगी, ठंडी होगी तो वो फिर क्या होगा, तो अगर मतलब पानी लेके की बूंदे जो है वो बनेंगी, वो बन के अगर इसने पानी कहीं से लिया है तो ऊपर उठ के, और वो जब कंडेंस हो जाएगा तो फिर उसको जब वो नहीं होल्ड कर पाएगी तो नीचे छोड़ देगी, तो फिर वो बारिश भी करती है ना। तो ये थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ओके, तो कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहां पर भी कम तापमान होगा तो वहां की वायु ठंडी होगी। इसी के परिणाम स्वरूप होगा क्या, कि जैसे ही ये ठंडी होती है ना, वो भारी हो जाएगी, और भारी होगी तो वो नीचे बैठेगी, और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो जहां पर भी अब जो हवा बैठी है, तो जो बैठेगी वो थोड़ी ना मतलब कुछ ऊपर तो जा नहीं रही है कि वो पानी लेके जाएगी और पानी लेके जाएगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी, ऐसा तो कुछ फेनोमेना होगा ही नहीं। तो इसीलिए जहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है वहाँ पर क्या होता है कि साफ आकाश देखने को आपको मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ आई हो। नहीं आई हो तो मैं चाहूँगी कि आप इसको रिवर्स मतलब दोबारा से डिवाइड करके देखें। और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, चलती है, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें। ओके, तो हम पवन पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि हम ये देख लें कि क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, चांद पर हवा नहीं है, तो वहां पर वायु दाब भी नहीं है। जहां पर हवा ही नहीं होगी तो वो क्या प्रेशर बनाएगी, जहां आप हो ही नहीं तो आपकी बातें कहाँ से डिस्कस होंगी। अंतरिक्ष यात्री जब चांद मतलब क्या छाप छोड़ेंगे आप जहां आप गए ही नहीं। तो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं ना, तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। ठीक है, स्पेस सूट जो वो पहनते हैं, तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो होगा क्या, अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा जो विपरीत बल लगता है ना, आपको पता ना आपका शरीर भी बल लगा रहा है, तो वो उस बल के कारण उनकी रक्त शिराएं जो है वो फट जाएंगी, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। और आगे इन्होंने क्या कहा है कि क्या आप जानते हो पवन का आना, यानी कि पवन का नाम उसके आने की दिशा से निर्धारित होता है। मतलब किस तरफ से आ रही है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को हम क्या कहते हैं, पछवा या पश्चिमी पवन कहते हैं। पछवा पवन तो आपने सुना होगा, अगर आपका कहीं से भी गांव से रिलेशन है तो मुझे लगता है ज़रूर सुना होगा। आपका, आपके पेरेंट्स का, किसी ने आपके सामने ये नाम तो ज़रूर लिया होगा, आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने। तो वही ये है, पछवा पवन कहाँ से, पश्चिम से आ रही है। ठीक है, जैसे कहते हैं पूर्वा बह रही है तो वो पूर्व से आ रही है। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु का गमन होता है, वायु की गति होती है, ये आपको पता ही है। और यही जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर आपकी हवा बह रही है ना, इसी को हम पवन कहते हैं। हवा जो गतिमान होती है उसे पवन कहते हैं। ओके, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, जैसे आप सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, करती है ना। हवा क्या करेगी, जैसे थोड़ी बह रही है तो वो आपके इधर उधर की सफाई, मतलब रोड की सफाई करते हुए आप देख सकते हैं कि धूल उड़ रही है और ऐसे करके जा रही है।
लेकिन वही तेज़ होती है तो क्या होता है कि जैसे बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि कभी ऐसा आया तो वो पेड़ उखड़ जाते हैं, आप पार्क्स वगैरह में देखते होगे कई बार बारिश के सीज़न में। तो कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है ना, तो आप इसे महीन धूल या धुएँ को उड़ाते देख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, रोड्स पे देख सकते हो, ओके। कभी-कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है, मतलब इतनी तेज़ है कि आप चाहोगे ना कि आप चलो तो वो आपको चलने नहीं देती है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज़ पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। बारिश में कई बार बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, तो होता है ना आपका छाता ही उड़ जाता है, आपके हाथ से छूट जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि आप मतलब छाता लेकर भी नहीं चल सकते हो। 3 अन्य उदाहरण सोचिए, मतलब आपको कह रहे हैं कि हवा के 3 उदाहरण सोचो, जब तेज़ पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई है, तो अपनी लाइफ़ में आप रिवाइंड करके देखिए अपने माइंड को कि कब-कब आपको समस्या हुई है। तो पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए ज़रा पवन को विभाजित कर लेते हैं। तो सबसे पहली है स्थायी पवनें, कौन-सी हैं? स्थायी पवनें, और दूसरी है आपकी मौसमी पवनें, और तीसरी है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें नाम से ही पता लग रहा है क्या कि जो किसी पर्टिकुलर स्थान पर बह रही होगी वो होगी स्थानीय पवन। मौसमी जो किसी पर्टिकुलर मौसम में बहती हैं, और स्थायी पवनें क्या है कि जो पर्टिकुलर किसी एरिया में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, जैसे व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें जो है ना वो स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। पूरे साल ये निश्चित मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी चल रही होती हैं, और कैसे हैं तो इनको हम कहते हैं व्यापारिक पश्चिमी या पूर्वी पवनें कहते हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स इनको कहा जाता है। बात करते हैं मौसमी पवनों की, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, और उदाहरण के लिए भारत में जैसे मानसूनी पवनें हैं, जो मानसूनी पवनें मानसून लेके आती हैं, बारिश लेके आती हैं, और तीसरी है आपकी स्थानीय पवनें। ये पवनें ना किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या कि दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। इसका उदाहरण इन्होंने दिया है कि स्थल या समीर पवनें जो होती हैं, कौन सी, जैसे स्थल पवनें या फिर समुद्री या समीर पवनें। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है जिसे हम लू कहते हैं? अगर आपने लू अनुभव नहीं किया तो इस बार गर्मियों में ज़रूर कर लेना, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना हमें पता नहीं होती कोई चीज़ तो हम उसको फील नहीं करते, लेकिन अब आप पढ़ चुके हो तो अब आप इसे फील भी कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने पृथ्वी का ये एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें आपको वायु दाब की पेटियां दी हुई हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपको 12th तक हेल्प करेगा। देखिए सिंपल सी बात कैसे याद रखनी है, आपको ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा पता है, पता ही होगी, है ना। आपको मकर रेखा पता है, और आपको ये कर्क रेखा पता है 23.5 पे जो है, मतलब 23.5 डिग्री पे, ठीक है। 3 रेखाएं पता है आपको, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री नॉर्थ पोल पता है आपको, 90 डिग्री साउथ पोल पता है, ठीक है, ओके। अब ये जो 0 डिग्री वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ये निम्न दाब वाला एरिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ वर्ष भर आपकी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती ही पड़ती हैं, है ना। तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, तो जहाँ पर भी बहुत गर्मी होती है वहाँ क्या होता है कि सूर्य की किरणों के कारण आप मतलब ज़्यादा पड़ती है तो बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी से हवा क्या होगी, हल्की हो जाएगी, फैलेगी और ऊपर उठ जाएगी। जब वो ऊपर उठेगी तो वो जहाँ से भी पानी उसे मिल रहा है वो ऊपर लेके अगर जाती है तो फिर वो ठंडा होगा, ठंडा होगा फिर कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा तो फिर वो बारिश करेगी। तो पूरे साल यहाँ पर आपको बारिश भी देखने को मिलती है ना। तो यहाँ क्या होता है, ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया है यहाँ निम्न दाब का एरिया है, इसे डोलड्रम कहा जाता है। और यहीं पर आपकी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जिनकी हमने यहाँ पर चर्चा की थी, ये आपके इस तरह से बहती हुई आपको दिखती हैं। ये डायरेक्शन याद रखना बस, ठीक है, ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके ओके। ये डायरेक्शन अगर आपने देख ली, मैं अभी ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगी, नहीं तो 6th और 7th क्लास के बच्चों के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम चलते हैं उपोषण उच्च दाब की तरफ, हॉर्स अक्षांश जिसे कहते हैं। और यहाँ आप देखेंगे ये जो आपका उच्च दाब है ना, यहाँ से आपकी पवनें ये इस तरह से बह रही हैं। ये क्यों ऐसे टेढ़ी हो जाती है? क्योंकि आपके ना ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी अक्षांश में क्या होता है कि जो पवन है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है, और नीचे जो है वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए ये चलनी ऐसे चाहिए थी लेकिन ये ऐसे हो जाती है, जैसे इसको ऐसे जाना चाहिए था पर ये ऐसे हो गई है, ओके। तो ये डायरेक्शंस इस तरह से चेंज हुई हैं। ये आपका अधोध्रुवीय निम्न दाब है, यहाँ पर भी अधोध्रुवीय निम्न दाब है। ये आपका उपोषण उच्च दाब है जिसे हॉर्स अक्षांश कहा है आपने, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पछुआ पवनें बह रही है, क्यों? क्योंकि ये आपकी देख रहे हैं आप, ये वेस्ट से आ रही है, मतलब ऐसे जाती है लेकिन ये ऐसे मुड़ गई है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर इसे देखें, और अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं और ज़्यादा, या आपको लगता है कि इसके लिए अलग से वीडियो होनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल हम चलते हैं आगे, क्योंकि अभी के हिसाब से मुझे लगता है इतना ही डिस्कस करना
बहुत है, आप इतना समझ जाएं वही काफ़ी है। अब ये कह रहे हैं चक्रवात या प्राकृतिक आवेश क्या है, तो इसका इन्होंने ना आपको एक एग्जांपल दिया। क्या कह रहे हैं कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा जो है ना, में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 और 18 अक्टूबर 1999 में क्या हुआ कि राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया, और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया। मतलब 17-18 को था ही, और फिर 29 को दोबारा आया, जिसने राज्य के बड़े भाग में तबाही मचा दी। मुख्यतः क्या हुआ कि पवन का वेग, वर्षा, ज्वारीय पोतकट से हानियां हुई हैं। यहाँ पे 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग से यहाँ पर हवा चली थी, और कितनी देर तक चली थी? 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली थी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों और अन्य घरों की छतों को भी उड़ा दिया। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप हुआ क्या? लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की जो प्रमुख नदी में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई थी। मतलब देखिए, तरंगे होती कहाँ हैं? तो वो आपकी जो थी उठती समुद्र में, लेकिन ये आपकी कहाँ तक आ गई? अंदर तक आ गई हैं। और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक से 7 से 10 मीटर उच्च ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण जो वहाँ पर फसल तैयार थी ना, घने धान की जो फसलें थी, वो भी पूरी तरह नष्ट हो गई। तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हुआ। 25 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ कि पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाव के कारण चक्रवात उत्पन्न हुआ, और धीरे धीरे ना उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ ये बढ़ने लग गया। गहन होकर, मतलब काफ़ी जब ये बड़ा हो गया, काफ़ी डेंस हो गया, इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुड़ा के बीच क्षेत्र को इसने प्रभावित किया। किसको? इरेसामा और बालीकुड़ा की जगह को इसने बहुत प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया था, और इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा लोगों को इसने नुकसान पहुंचाया। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां, फल, मतलब और जो खड़ी फसलें थी, सबको भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण हुआ क्या कि मतलब अब आपका समुद्री पानी अंदर की तरफ आ गया ना, तो इससे क्या हुआ कि कृषि योग्य जो विशाल भू क्षेत्र था ना, वो भी अनुपजाऊ हो गया। मतलब इसने लंबे टाइम का नुकसान पहुंचाया। और शाल, सागवान और बांस के बगान जो थे वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पैरादीप और कोणार्क के बीच स्थित जो मैंग्रोव के जंगल थे ना, वो भी लुप्त हो गए। तो आप देख रहे हैं चक्रवात ने कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसकी गहनता को, इसकी गंभीरता को समझेंगे। अब जब हम बात कर चुके हैं हवा की, तो चलिए जरा आर्द्रता की बात कर लेते हैं। आर्द्रता से क्या होगा? आपकी आर्द्रता से मतलब हम वर्षा की बात करेंगे। जहाँ अब वर्षा 3 तरह की है। सबसे पहले है चक्रवाती, दूसरा है पर्वतीय, और तीसरी है संवहनी। तीसरी है संवहन। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो चलिए जरा आर्द्रता की बात करते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है ना, होता क्या है, आपकी जो सूर्य की तप पड़ी, तो यहाँ पर जो किरणें आई, तो उससे वो गर्म होकर वो ऊपर उठेंगी। तो वो जब ऊपर उठेंगे ना, तो जल भी आपका वाष्पित होता है, तो यह जल वाष्प बन जाता है। जल क्या हुआ? वाष्प में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया है, गैस फॉर्म में चेंज हो गया है। तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जलवाष्प की मात्रा कितनी है हवा में, उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्रता को डिफाइन करने के लिए आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है ना, तो हम आर्द्र दिन कहते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी उसमें जलवाष्प होगा, तो जब ज़्यादा है तो उसे आर्द्रता कहा जाता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। हल्की होगी ना, तो जो हल्की होगी वो क्या करेगी? और ज़्यादा ले सकती है। और जो भारी होगी वो क्या करेगी? वो छोड़ देगी। तो इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। ठीक है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज हो जाते हैं। ठीक है। तो आर्द्र दिन में होगा क्या? अब कपड़े भी नहीं सूखेंगे, क्योंकि वैसे ही हवा में नमी है, तो कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, और हमारे शरीर से भी जो पसीना निकलता है ना, वो आसानी से नहीं सूखता। आपने ये फील किया होगा बारिश के सीज़न में, कि जैसे ही गर्मी पड़ती है ना, तो हम क्या है कि हम चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो बारिश के सीजन में सिर्फ दोबारा से फील कर लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल वाष्प ऊपर उठता है। अब जल वाष्प बना, जलाशय से पानी गर्म हुआ और वहाँ पर जो जल था वो गर्म हुआ, गर्म होकर वो जल वाष्प की फॉर्म में बदल गया। अब वो क्या करेगा, ऊपर उठेगा, और जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो वो क्या होगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठंडा होगा तो डेंस हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, है ना। तो संघनित होकर ठंडा होकर जल की वो क्या करता है, तो वो जल की बूंदों में, मतलब जल की बूंदे बनाता है, ठीक है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदे बनाता है, और फिर बादल इन्हीं जल बूंदों का एक क्या होता है, समूह होता है। जब ये पूरा जो एक समूह में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। जब जल की ये जो बूंदें इतनी भारी हो जाए कि वो उसे होल्ड नहीं कर पाएगा ना, तो वो वायु में तैर ना सके, तो वो क्या होगा, वर्षण कर देगा, ठीक है। तो वर्षण के रूप में ये नीचे आ जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ बारिश कैसे होती है आपको समझ में आया होगा। आकाश में उड़ते हुए जेट जो है ना, हवाई जैसे जेट हवाई जहाज होते हैं, अपने पीछे एक सफ़ेद सी लाइन छोड़ते हुए जाते हैं। कह रहे इनके इंजनों से निकली जो नमी है ना, वो संघनित हो जाती है, और वो जब संघनित हो जाती है तो वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में, मतलब आप वायु वहाँ पर चल तो नहीं रही है, यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में पीछे दिखाई पड़ती है। अगर हवा जैसे ही आएगी वो तो उड़ा देगी ना, लेकिन जब वहाँ पर हवा कम है तो वो उसे उड़ाती नहीं है, तो वो इस तरह से हमें एक लाइन की तरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट भी पता लगा कि हवाई जहाज, जेट हवाई जहाज चलते हैं तो उनके पीछे ऐसे लाइन क्यों दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो नमी छोड़ रहे हैं। ओके, तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। यही जो पानी की बूंदें नीचे गिरते हैं इसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ज्यादातर भूम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, ठीक है जी। तो ये जो भूमि पर आपको जो जल मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, वर्षा के कारण ही मिल रहा है। पौधे जल संघनन में मदद करते हैं। तो पौधे देखिए कहाँ कहाँ मदद कर रहे हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो क्या होता है, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, जो कि हमने अभी देखे, संवहनी, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट, पौधे एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है, ठीक है, जो कि हमारे लिए गलत होता है ना, क्योंकि काफ़ी जान और माल का नुकसान हो जाता है। अब ये वर्षण क्या है, वर्षा के मतलब एकदम देख ले वर्षा है, वर्षण के दूसरे रूप जो है वो क्या है, हिम सहिम वृष्टि तथा ओला। तो यहाँ इन्होंने आपको इतना ही बताया है। आगे ये आपको ये भी बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि ये जो संवहनीय वर्षा कैसे होती है, चक्रवात कैसे आता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 7th क्लास के हिसाब से इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। अगर समझ में आई हैं तो मैं चाहूँगी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।